नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 6 लेके आ गया हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है इसका नाम है शुक्र। अगर मैं बात करता हूँ शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ग्रह है। देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के जो सबसे निकट जो ग्रह है इसका नाम है बुध। बुध जो है, मरकरी जो है, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर मैं बात करता हूं कि आकार में सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, तो आकार में सबसे छोटा भी कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। अगर क्वेश्चन आएगा कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है जुपिटर बृहस्पति। जुपिटर बृहस्पति जो है ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इस ग्रह का रंग लाल है। अब नीला ग्रह भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पे जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने सौर मंडल से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए एक शब्द है, जो पृथ्वी का जो आकार है उसके वर्णन के लिए एक शब्द है जिसका नाम है चपटा गोलाभ। चपटा गोलाभ जो है वो पृथ्वी के आकार के लिए एक शब्द है। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी की, पृथ्वी का आकार तो चपटा गोलाभ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए अपने ही अक्ष पे पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाती है, कितने टाइम में लगाती है, तो ये लगाती है एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। लेकिन एग्जैक्ट हम इसको 24 घंटे मानते हैं, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगाती है, हम इसको 24 घंटे मान लेते हैं। अब सूर्य का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर मतलब कि पृथ्वी जो है सन का एक जो राउंड है कितने में लगाती है, जिसको हम रेवोल्यूशन पीरियड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, सौर वर्ष के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, ये पेपर में एग्जैक्टली पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट ये लगाते हैं। देखिए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे, तो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून जो है वो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर है, तो आईएसटी और जीएमटी के जो मध्य अंतर है वो है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का ये अंतर है। देखिए आईएसटी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये आईएसटी जो लाइन है वो कितनी डिग्री पे खींची गई है, तो ये 82.5 डिग्री, याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये लाइन खींची गई है, आईएसटी लाइन। देखिए आईएसटी लाइन तो 82.5 डिग्री पे खींची गई है, लेकिन जीएमटी लाइन का पूरा नाम क्या है, तो जीएमटी लाइन जो है इंग्लैंड में है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन इसका पूरा नाम है। ये भी बात आपने याद रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। अगर भारत 82.5 डिग्री पे है तो 82.5 को आप 4 से गुना करेंगे तो 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट का जो मतलब होता है ना दोस्तों, होता है 5.5 घंटे। तो कोई देश अगर 25 डिग्री देशांतर पूरब में है तो उसको 4 से गुना करना है, तो उसका समय जो 100 मिनट आगे चलेगा। ये भी क्वेश्चन टेट में पूछा जा सकता है। चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है, वो चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण के द्वारा बनती है उनको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। देखिए चट्टानें भी 3 टाइप्स की होती है। जो हमारा रॉक होती है वो 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में बोलेंगे इग्नियस को आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री को अपसादी और मेटामॉर्फिक को क्या बोलेंगे, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। देखिए इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इग्नियस रॉक का पहला उदाहरण है बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये तीनों के तीनों इग्नियस रॉक्स के टाइप है। सेडिमेंट्री के है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, दोनों याद रखने, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन अपसादी चट्टानों के उदाहरण है। मेटामॉर्फिक या कायांतरित के जो उदाहरण है जैसे कि क्वार्टजाइट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। स्लेट भी एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और मार्बल भी क्या है, एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए पिछला क्वेश्चन जो छूट गया था उसका ऑप्शन डी आएगा, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, वो पेपर में ज़्यादा आता है। कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी, तो अगर मैं आर्यों की बात करता हूँ तो आर्यों में जो है वो कुम्हारी जो है प्रचलित थी, बिल्कुल प्रचलित थी भाई। जवाहरात भी थी, बढ़ईगिरी भी थी, लेकिन लोहार,
देखिए लोहार जो है, लोहार वाली जो है इसमें ब्लैक स्मिथ वाली जो है इनमें प्रचलित नहीं थी, लोहारगिरी आर्यों में प्रचलित नहीं थी, ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लोहार। अगर मैं बात करता हूँ आर्यों की, ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। ये भी याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन टेट में आया है कि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र जो नदी है इसका नाम है सरस्वती। देखिए आर्यों के राजा होते थे दिवोदास। अब क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि दिवोदास के जो मुख्य सलाहकार है वो कौन से ऋषि थे। तो ऋषि भारद्वाज जो है ये आर्यों के सलाहकार थे। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो जो महावीर की जो मूल शिक्षाएं जो थी ये पूर्वा में संग्रहित थी। अगर मैं बात करता हूँ महावीर की, महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगर इनकी माता का नाम आपसे पूछा जाएगा तो महावीर की जो माता का नाम है वो है त्रिशला, त्रिशला इनकी माता का नाम था। पिता का नाम बहुत आसान है, सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला था। दोनों नाम आपने याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर महावीर की मृत्यु की बात की जाएगी, जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी। देखिए टेट परीक्षाओं में या महात्मा बुद्ध का जन्म या महावीर स्वामी का जन्म जरूर पूछा जाएगा, तो आपने ये दोनों याद रखने हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में और मृत्यु पावापुरी में। जिसने मेरा पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, जिसने 30 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, वो पहले वो 30 पार्ट देख ले, फिर वो टीजीटी आर्ट्स वाले इन 6 पार्ट में आए। छठा पार्ट अभी ये चल रहा है और जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर का भाई जीके आने वाला है। तो जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 60 तो इंडिया का आने वाला है। तो हर एक जीके इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें, क्योंकि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की वीडियो और इंग्लिश की मैं कल आपके बीच लाऊंगा, लेकिन अभी जो है आज मैं जीके ही ला रहा था, क्योंकि जीके जो है टीजीटी आर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीके में हमें अभी बहुत काम करना है आपके लिए, कर भी चुका हूँ और करना भी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और जिसको साइकोलॉजी के नोट्स अभी भी जिसने हायर नहीं किए हैं वो साइकोलॉजी के नोट्स इस नंबर से ले सकता है। ये साइकोलॉजी के नोट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल रहे हैं और 50 रुपये इसका चार्ज है। जो भी एक कोड लगाएगा, इस कोड का नाम है YA+1, YA+1 कोड जो लगाएगा व्हाट्सएप में देके उसको 5% ऑफ के साथ ये नोट्स मिलेंगे। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी। वृक्ष कौन था, साल का वृक्ष था, और नदी थी ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के निकट महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। देखिए यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और याद रखना जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, इनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे आंसर बताने का मतलब होता है कि आपका पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है कि मुझे कितना समय इन सभी क्वेश्चन को ढूंढने में लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सभी क्वेश्चन जो है अवेलेबल करा देता हूँ। कौन सा शासक सिंचाई के लिए एक अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो कौन सा शासक ऐसा है जो सिंचाई के लिए अधिक संख्या में जो नहरें बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहरों को सिंचाई के लिए जो है अधिक संख्या में नहरों को बनवाता था। देखिए फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात हो ही रही है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजाबाद और फिरोजपुर शहर का निर्माण करवाया था। पहली बात आपने याद रखनी है। देखिए ये तुगलक वंश का राजा था, तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ग्यासुद्दीन तुगलक, याद रखना है किसके द्वारा, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इनको गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक नाम दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके शासनकाल में जो मोरक्को से एक यात्री आया था, इनका नाम था इबन बतूता, तो वो इनके शासनकाल में ही आया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की नींव रखी थी, या गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की। देखिए भूमि प्रदान करना और मुगल शासक होके तो वो ऐसा दयावान एक ही शासक था मुगलों में, वो था अकबर। देखिए अकबर ने जो है वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो है भूमि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ अकबर की, अकबर ने जो है वो आपने याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। ये क्वेश्चन आ सकता
सकता है, पक्का आ सकता है, गारंटीड, मैं 80% गारंटी इसकी दे रहा हूँ। दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो 1582 में की गई थी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्वर्ण मंदिर की, तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी वो गुरु रामदास, याद रखना किसने की थी, गुरु रामदास। इसीलिए गुरु रामदास जी का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जो कि अमृतसर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। सिख धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो गुरु नानक देव को माना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये स्वर्ण मंदिर जो बनाया था अमृतसर में, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव के द्वारा अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है इसको बनाया गया था, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैं थोड़ा फास्ट जरूर बोलूंगा क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए टीजीटी आर्ट्स में अगर 80 का टारगेट पूरा करना है, हर बच्चों को अगर मुझे 80 तक पहुंचाना है तो मैं तभी 80 प्लस आपको पहुंचा सकता हूं जब, क्योंकि भाई मैं कहता हूं कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर किसको समर्पित है, जो चंदेल शासकों के द्वारा जो खजुराहो के जो मंदिर है वो किसको समर्पित है। तो अगर मैं चंदेल शासकों की बात करता हूँ तो ये जो खजुराहो के मंदिर है ये विष्णु भगवान और शिव को समर्पित है। याद रखना है कि विष्णु और शिव को समर्पित है ये जो खजुराहो के जो मंदिर है, चंदेल शासकों के द्वारा इनको बनाया गया था। देखिए खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। भैया यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूनेस्को डे कब होता है, तो यूनेस्को डे होता है 18 अप्रैल। ये क्वेश्चन टेट परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है और इस बार फिर पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखना। यूनेस्को डे 18 अप्रैल को होता है। रेड क्रॉस डे कब होता है, तो ये 8 मई को होता है। दोनों ही डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में यूनेस्को की पहली साइट कौन सी है, तो भारत में जो यूनेस्को की जो पहली साइट है इसको 1983 में शामिल किया गया था। इसका नाम है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली साइट है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा 1983 में और भी शामिल किया गया था, जैसे आगरा का किला और ताजमहल, इनको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कौन सी नदी निम्नलिखित में से पाकिस्तान में नहीं बहती। देखिए झेलम भी बहती है, चिनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए पाकिस्तान में जो है वो सिंधु नदी बहती है। तीनों नदियाँ झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक है भैया, सहायक किसकी है, ये जो है सिंधु की सहायक है। अगर मैं सिंधु नदी की बात करता हूँ तो एक सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, ये पीजीटी के पेपर में पूछा गया था। कब हुआ था एग्जैक्टली, तो 19 सितंबर 1960 को ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत से जो थे इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षर हुए थे सिंधु नदी जल समझौते के बीच में। देखिए सिंधु नदी जल समझौते में जो है 3 नदियां बांटी गई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ सिंधु नदी की, सिंधु नदी जो है ये इसका जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ऑप्शन में झेलम दिया है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हो, तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है ये ये होता है बैरीनाग, कहाँ से होता है, बैरीनाग झील से होता है। चिनाब नदी है, पहले ही बताया, चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं। तांडी नामक स्थान पे चिनाब नदी बनाती है, लेकिन कई बार बारालच्छा दर्रा के समीप भी दिया होता है, तो बारालच्छा दर्रे के समीप के पास ये नदी कहीं से निकलती है चिनाब नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी बड़ा बंगाल के समीप कहीं से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है। तो तीनों ऑप्शन भी हमने यहाँ पे देख लिए। झेलम नदी जो है ये श्रीनगर शहर के पास स्थित है और बैरीनाग झील से आती है। और जितनी भी नाग वाली झीलें, अगर नाग वाली झीलें पेपर में आएगी तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे, जिसके पीछे बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील, ये सारी की सारी झीलें जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मैक्सिमम हिमाचल की 2 झीलें जो छोड़ के, सूरज ताल और दीपक ताल और चंद्र ताल, इनको छोड़ के जो है जितनी भी झीलों के पीछे ताल आएगा वो कहाँ पर है, वो जी हमारी उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धूपगढ़ इसका औसतम बिंदु, सुबह ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और फिर जो है मेरे को ये क्वेश्चन पेपर में मिल भी गया। तो धूपगढ़ जो है उच्चतम बिंदु है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। याद रखना है कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन में अरावली पर्वत श्रृंखला भी दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे पुरानी चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो कहाँ पे पड़ती है, यह राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य पर्वत दिया है। विंध्य पर्वत की अगर मैं बात करता हूँ तो विंध्य पर्वत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। और गुडविल पीक जो है वो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है, गुडविल पीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। जो पश्चिमी जो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं ना, वो होते हैं मेडिटेरियन सी से। देखिए भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में एक स्ट्रेट है, उनको या जोड़ती है या उस स्ट्रेट को अलग करती है, ये आपने याद रखना है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, जो अटलांटिक ओशन के बीच में जो एक स्ट्रेट है, इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, याद रखना है जिब्राल्टर। क्या नाम है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैं आज बीमार था फिर भी मैं आपके बीच वीडियो लाया हूँ शाम वाली, तो आपने भी दोस्तों सपोर्ट करना है, वीडियो को आगे शेयर करना है, ताकि मुझे भी लगे कि आप जो है पढ़ रहे हैं और आगे आप बढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। उसी तरह एक हिंद महासागर यहाँ पे दिया, तो हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को अलग करने वाली एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है। जो अजंता जो पेंटिंग है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अजंता की गुफाएं। अजंता की जो पेंटिंग है, इसका जो मेन जो मोटो है वो क्या है, बौद्ध मत, बुद्धिज्म। देखिए अजंता की पेंटिंग जो है वो किस राजा के द्वारा करवाई गई थी, तो इनको बनाया गया था राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने इसको बनाया था। अगर मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है स्वामी महात्मा बुद्ध। देखिए महात्मा बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोस्तों पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर ये कोणार्क में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। तो ये तो पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, लेकिन सूर्य मंदिर कहाँ पे है, और पुरी भी उड़ीसा में पड़ता है, और कोणार्क भी कहाँ पड़ता है, तो ये कोणार्क भी उड़ीसा में पड़ता है। देखिए सूर्य मंदिर जो है, एक सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में, इसी मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी एक सूर्य मंदिर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रामपुर के नीरत में स्थित है। रामपुर में कहाँ पे दोस्तों, रामपुर के नीरत में स्थित है सूर्य मंदिर, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया। अगर मैं बात करता हूँ भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था अलवर संत। देखिए अलवर संत के द्वारा जो है ये भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। देखिए अलवर संत ने जो है वो भक्ति आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया, 6ठी शताब्दी में शुरू किया था भैया, और 6ठी शताब्दी में तो इसने इसको शुरू किया था। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जितना मुझे पता है दक्षिण भारत। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। दूसरी बात, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा लाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत के लिए जो है भक्ति आंदोलन को ये रामानंद के द्वारा लाया गया। और रामानंद जो है वो गुरु किसके गुरु थे, कबीर जी के गुरु थे। देखिए तुलसीदास का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, ये भी आपने याद रखना है। रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास के द्वारा की गई थी। और सूर सरावली की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, सूरदास के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेज फौजों से लड़ते हुए मारे गए। देखिए टीपू सुल्तान की अगर मैं बात करता हूँ, तो टीपू सुल्तान ने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। चौथा आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो 1798-99 के आसपास हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे। देखिए टीपू सुल्तान जो है वो लॉर्ड वेल्चेली की सेना से युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। देखिए टीपू सुल्तान को जो है वो इसने जो है पादशाह की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि दोस्तों, याद रखेंगे, पादशाह की उपाधि किसके द्वारा, किस मैसूर संस्थापक के द्वारा, किस मैसूर राजा के द्वारा हासिल की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा। ये खुद को इसने पादशाह की उपाधि। अगर मैं बात करता हूँ इनके जो पिता का नाम था, टीपू सुल्तान के जो पिता का नाम था वो था हैदर अली। हैदर अली इनके पिता का नाम था, ये भी दोस्तों याद रखना है। और इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी जो पिछले बार टेट की परीक्षा में पूछी गई थी, जिसका नाम था शेर ए मैसूर। तो शेर ए मैसूर की जो उपाधि दी थी इन्होंने अपने आप को, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो YA+ के बाद आप खुद जो आपको मेरे चैनल के लिए अच्छा लगता है वो अपने दिल से बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही है, कितना रिगार्ड आप मुझे दे रहे हो, तो ज़रूर लिख के बताएं। पीछे आपका मन क्या बोलता है मेरे चैनल के लिए, ज़रूर आप बताएं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू की गई। पिछले बार ये क्वेश्चन आया, अब इस बार किस तरह क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन इसके बारे में बता दूंगा। तो भारत में
पहली रेलवे लाइन जो चालू हुई थी वो 1853 में चालू हुई थी। अब किसके शासनकाल में चालू हुई थी? तो इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में पहली डाक टिकट को भी चलाया था। कब चलाया था? 1854 में जो है पहले डाक टिकट चलाया था। किसके द्वारा चलाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। पीडब्ल्यूडी का जो पूरा नाम है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मुंबई से ठाणे पहली रेलवे लाइन चली थी, कितने किलोमीटर चली थी ये भी पूछा जा सकता है। 34 किलोमीटर चली थी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे पिछले बार टेट में आया था कि पहली रेलवे लाइन को कब बिछाया गया था? तो पहली रेलवे लाइन को 1853 में ही बिछाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? और एक क्वेश्चन और आपने याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ साथ कि भारत में जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो शिमला को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था ये 1864 में बनाया था। ये क्वेश्चन पुलिस में आया था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फिर से कराऊं। 1864 में जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये बनाया था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। तो क्वेश्चन मैंने अगला पढ़ भी लिया था कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? हो सकता है कि मेरी आवाज़ में कुछ कमी आ रही हो क्योंकि बीमार हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ फिर से। अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था इसके लिए जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति या चुने जाने वाले व्यक्ति थे इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले भारतीय जो थे इनका नाम दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष, कितने बार अध्यक्ष रहे भाई? 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। यहाँ पे WC बनर्जी दिया है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है INC के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपने याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में दिया है तो इनकी भी बात कर ही लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा जो है जो बनारस में INC का जो अगर मैं बात करता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नया संसद बनाने का पावर सत्ता के किसके पास होता है? तो एक नया जो राज्य बनाना है, मान लो तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बना था तेलंगाना, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है। तो संसद के पास ये शक्ति होती है। अगर मैं संसद की बात करता हूँ, संसद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, संसद के 3 भाग है। एक होता है दोस्तों लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो आपने याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा देखिए खुद संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में होता है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में और 52 से आर्टिकल 52 से 61 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। और बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो अगर एक नया राज्य बनाना है तो वो पावर संसद के पास होगी, क्योंकि कोई भी बिल संसद में पास होता है तभी होता है, पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और अंत में उसमें जो है बिल पास होने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलिटिकल के हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन किस रूप में निहित है? तो समान काम में समान वेतन ये DPSP में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 इनकी बात की गई है। क्वेश्चन कल के लिए ये आ सकता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किस देश से लिए है? तो ये लिया है दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिए है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं। देखिए दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन ये आर्टिकल 39 के ए में बताया गया, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 39 के ए में बताया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। अब आर्टिकल 40 में क्या बताया? तो आर्टिकल 40 में बताया ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल 40 में ये बोला गया है। और आर्टिकल 44 में जो दोस्तों बोला गया है, तो आर्टिकल 44 में बोला है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है ये आर्टिकल 44 में बोला गया है। तो समान नागरिक संहिता वाला भारत में पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है उत्तराखंड। दोस्तों कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो कि दूसरे बार लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म, तो इनका नाम है मनमोहन सिंह। देखिए इनका नाम मनमोहन सिंह है। भारतीय अर्थव्यवस्था
के ये जनक हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इनका नाम मनमोहन सिंह है। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है और इन्होंने नारा दिया था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और आराम हराम है। और अगर मैं बात करता हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव भी संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा ही पास किया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और भारत की पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला था। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो विघटित किस सदन को जो है वो विघटित नहीं किया जाएगा, तो राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाएगा। देखिए राज्यसभा में जो विधानसभा की जो राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो 250 है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा की जो गणपूर्ति होती है ना, कोरम जो होता है वो 1/10 होता है। जब तक राज्यसभा के या लोकसभा के 1/10 लोग नहीं आएंगे तब तक जो स्पीकर है वो जो है वो वहाँ की कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, बड़ों का सदन भी कहा जाता है और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 होनी चाहिए और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ये दोनों बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल टेट की तैयारी मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, तो मेरी एक दोस्त है, तो उनका एक चैनल है क्यू पिन एजुकेशन। तो आप क्यू पिन एजुकेशन बहुत अच्छा ये पढ़ाती है और क्यू पिन एजुकेशन में आप केमिस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री आप बायो इसमें देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है ये चैनल क्यू पिन एजुकेशन, तो आप ज़रूर एक बार विजिट करें, क्योंकि जीके के लिए जैसे साइकोलॉजी के लिए मेरे चैनल में आप देख रहे हैं, उसी तरह आप केमिस्ट्री अगर आप साइंस साइड से आते हैं तो उस चैनल को आप एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। उसका नाम है क्यू पिन एजुकेशन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो ये 1952 में इसकी स्थापना हुई। और अगर मैं बात करता हूँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और पहले जो है योजना आयोग होता था और योजना आयोग के बाद अब नीति आयोग कब बना, तो योजना आयोग के जो पहले प्रधानमंत्री थे वही अध्यक्ष थे, इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। सीधा क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी है। और अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग की, तो नीति आयोग को योजना आयोग से कब बदला गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को बदला गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी और इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिसने ये वीडियो पूरी देखी है तो एक सरप्राइज़ मैं और आपको दे रहा हूँ। साइकोलॉजी के नोट्स के लिए 10% ऑफ रहेगा, जो कोड देगा SU लास्ट। व्हाट्सएप में देना ये कोड, कमेंट में नहीं देना। और जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो दिल से कमेंट दे YA+ इसके पे डैश में दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल जो वीडियो आएगी तो कल दिल थाम के बैठे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी अगली वीडियो आएगी। तो कल जो है वो इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्लस साइकोलॉजी, तो 3 वीडियो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में है, तो 2 दिन तक यही अब चलेगी। जीके मैं इसीलिए आज के दिन ला दी थी दोनों वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।